fucking with the ghost. हेलो फ्रेंड्स, अभी हमने पिछली क्लास में क्लास 11th की एक सीरीज स्टार्ट की है जिसके अंदर हम नीट से रिलेटेड सारे बायोलॉजी क्लास 11th और क्लास 12th के चैप्टर्स को कवर करेंगे, जिसमें से हमने लेक्चर फर्स्ट व्हाट इज लिविंग कंप्लीट कर दिया था। आज के इस वीडियो में हम लेक्चर सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हम टैक्सोनॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे। कैमरे के सामने बोलना थोड़ा ऑकवर्ड लगता है क्योंकि जस्ट मेरे सामने एक मतलब कि नॉन लिविंग कैमरा प्रेजेंट है, तो इसके सामने बोलने में क्या होता है थोड़ा मतलब कि आप वो फील नहीं ले के आ पाते हैं। बट मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, आपको पूरी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और नीट का ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं है जो इस लेक्चर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन होगा नीट में वो छूट सके आपका, तो स्टे विद मी। और अभी तक हमने दोस्तों 500 की फैमिली कंप्लीट कर दी है। अगर इसी तरीके से आपसे प्यार रहा तो हम 1000 भी कंप्लीट कर देंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और स्टे विद मी। आज का हमारा लेक्चर है वो टैक्सोनॉमी के बारे में है, तो जानते हैं टैक्सोनॉमी क्या होता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये अच्छे से जानना पड़ेगा कि ये चैप्टर या ये लेक्चर हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे डाइवर्सिटी लिविंग में हमने देखा था, लिविंग वर्ल्ड की जो मेन फीचर है वो डाइवर्सिटी है। तो डाइवर्सिटी होने की वजह से क्या है कि अर्थ पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरीज स्टार्ट हो गई। अब जब इनकी डिस्कवरीज स्टार्ट हो गई तो अब एक साइंटिस्टों के पास ये चैलेंज था कि इनको पर्टिकुलरली किसी क्लास में क्लासिफाई करना, क्योंकि अगर हम हर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने में लग जाएंगे तो सालों बीत जाएंगे और हम सारे ऑर्गेनिज्म की स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो साइंटिस्टों ने एक बहुत अच्छा तरीका ढूंढा जिसमें उन्होंने क्या किया कि जो ऑर्गेनिज्म है जिनके कैरेक्टर्स सेम है, जिनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स सेम है, उन सभी कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया, उनकी स्टडी की और उनके बेसिस पे जिन ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टर्स आपस में सिमिलरिटी शो कर रहे थे उनको एक पर्टिकुलर ग्रुप में रख दिया। ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, जैसे कि आपने केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा कि अगर किसी जो एलिमेंट है जिनकी मतलब सारी प्रॉपर्टीज सेम है उसको एक ही क्लास में हमने रख दिया, जिससे क्या है किसी एक पर्टिकुलर की स्टडी कर लेंगे तो इसका मतलब क्या है उस पूरे फैमिली की स्टडी कर लेंगे। तो टैक्सोनॉमी का भी जो बनाने का जो मेन पर्पस था वो पर्पस यही था कि अगर आप मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर एनिमल्स के कैरेक्टर्स पढ़ लेते, किसी एक पर्टिकुलर फैमिली के कैरेक्टर्स आप पढ़ लेते हैं, किसी पर्टिकुलर प्लांट फैमिली के कैरेक्टर पढ़ लेते हैं, तो उसके अंदर जितने भी प्लांट्स इंक्लूड हैं उन सभी की वही कैरेक्टर होने वाले हैं और इससे हमारा स्टडी क्या हो गया, आसान बन गया। तो स्टडी को सिंप्लीफाई करने के लिए हमें टैक्सोनॉमी की ज़रूरत पड़ी। तो टैक्सोनॉमी में कुछ रूल्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, प्लांट और एनिमल्स को किसी एक पर्टिकुलर क्लास में क्लासीफाई करेंगे। तो जानते हैं क्या होता है टैक्सोनॉमी और ये कैसे हेल्प करता है क्लासिफिकेशन में, आइडेंटिफिकेशन में, नॉमेनक्लेचर में, इन सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो वर्ड है इस लेक्चर का वो है टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी बेसिकली क्या होता है इस चीज को हम डिस्कस करेंगे। तो टैक्सोनॉमी बेसिकली दो वर्ड से मिलके बनता है। फर्स्ट वन इज टैक्सस और दूसरा है नोमस। टैक्सस नोमस, इसका मतलब क्या होता है, टैक्सस का मतलब होता है अरेंजमेंट, इसका मतलब क्या है अरेंजमेंट, और नोमस का मतलब क्या होता है लॉज। नोमस का क्या मीन्स होगा, ये होगा लॉज। गर्मी काफी हो रही है और मुझे बेसिकली बोलने के लिए क्या है अपना फैन ऑफ करना पड़ रहा है, तो थोड़ी गर्मी है। तो बेसिकली हम क्या डिस्कस कर रहे थे, टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी दो वर्ड से मिलकर बनता है टैक्सस और नोमस। तो टैक्सस का मतलब क्या होता है अरेंजमेंट और नोमस का मतलब क्या है लॉ। यानी टैक्सोनॉमी के अंदर हम वो प्रिंसिपल या वो प्रोसीजर पढ़ेंगे जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे। यानी जो जितने भी एनिमल है उनको अरेंज करने के लिए क्या क्या लॉज हो सकते हैं, क्या क्या प्रिंसिपल हो सकते हैं, उन चीजों के बारे में हम टैक्सोनॉमी के अंदर डिस्कस करेंगे। यानी इट इज द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ, यानी डिफाइन अगर मुझे करना होगा तो कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द प्रिंसिपल and procedure of arrangement of an organism। यानी ऑर्गेनिज्म के अरेंजमेंट के लिए जो प्रिंसिपल एंड प्रोसेस को हम स्टडी करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी बोलते हैं।
तो ये इतना ही क्लियर हो गया होगा टैक्सोनॉमी के बारे में। तो टैक्सोनॉमी में बेसिकली इंक्लूड क्या क्या होता है इस चीज को हम डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर हम इंक्लूड क्या क्या करने जा रहे हैं। इंक्लूड का मतलब क्या होता है कि आप कि क्या क्या चीजों से मिलकर टैक्सोनॉमी बनता है। तो टैक्सोनॉमी के अंदर बेसिकली 3 चीजों को आप मतलब रखते हैं। जैसे सपोज करो कि सबसे पहले आपने कोई कहीं आप मतलब कि जंगल में गए और आपने सडनली एक ऐसा मतलब क्रिएचर देख लिया, एक ऐसा कीड़ा देख लिया जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है। तो उसमें अगर उसको देख के आप सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप उसको आप पकड़ते हैं तो सबसे पहले उसको काम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो टैक्सोनॉमी में जो सबसे पहला प्रोसेस आता है वो आइडेंटिफिकेशन का आता है। इसको देखते हैं। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि आपने कोई भी ऑर्गेनिज्म लिया, ठीक है, तो उसके ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल और इंटरनल मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे उसको आपने आइडेंटिफाई किया। कैसे आइडेंटिफाई किया, सपोज कीजिए मैंने कोई कीड़ा पकड़ा, उसके अंदर मैंने देखा क्या है, इसके 4 पैर हैं, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट अपेंडेजेस हैं, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में फ्रेगमेंटेड है, सेगमेंटेशन प्रेजेंट है, उस पर विंग्स प्रेजेंट है, उसके अंदर एंटीना प्रेजेंट है, या कुछ इस तरीके से हमने क्या है उसके कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया। तो क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसके कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना, तो क्या है कैरेक्टर के आइडेंटिफिकेशन के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ये आइडेंटिफिकेशन हो गया। तो यानी जब भी हम टैक्सोनॉमिक यानी जब भी कोई अरेंजमेंट या कोई क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसका पहला जो प्रोसेस है वो क्या है, आइडेंटिफिकेशन करना, यानी जो भी हमने ऑर्गेनिज्म लिया है उसको आइडेंटिफाई करना। तो हमने उसको आइडेंटिफिकेशन किया। तो पहला प्रोसेस क्या आता है आपका, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन के बाद दूसरा आता है कि अपना आपने आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद क्या है उसको अपने बेसिस पे कोई एक नाम रख दिया। तो सेकंड स्टेप क्या आता है आइडेंटिफिकेशन का, फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन, सेकंड क्या आप करते हो, नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर सेकंड स्टेप क्या आता है आपका, नॉमेनक्लेचर आता है। तो यानी अब उसको आपने जो ऑर्गेनिज्म आपने डिस्कस किया है, अब उसको आपको उसका नाम रखना है। तो नाम ऐसे नहीं कि आपके मन में जो भी आ गया वो रख देंगे, नहीं। क्या है, साइंटिस्टों ने एक स्टैंडर्ड बनाया है जिसको आपने सुना होगा, या तो IUCN हो गया, ठीक है, बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, या जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर वाला हो गया, या IUCN वाला हो गया, यानी जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर हो गया। तो आप उनके स्टैंडर्ड के बेसिस पे उनके रूल्स को मतलब कि मेमोराइज को ध्यान में रखते हुए क्या है आप उसको नाम रखेंगे, ठीक है, कि क्योंकि पर्टिकुलर इस फैमिली से बिलोंग करता है तो उसमें ये नाम रखना है, ठीक है। तो साइंटिस्टों ने जो स्टैंडर्ड बनाया है उस स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए आप क्या करेंगे, नॉमेनक्लेचर करेंगे। नॉमेनक्लेचर का मतलब उसको एक पर्टिकुलर नाम देंगे। अब नाम देने के बाद क्या है, आपने इतनी सारी फैमिलीज पढ़ी है, इतने सारे सपोज करो कि किंगडम्स पढ़े हैं, अब क्या है आप उसको क्या है वो रखना है कि सपोज करो इसके कैरेक्टर आपने याद किया कि अच्छा इसके अंदर 4 पैर हैं, ठीक है, पंख हैं, एंटीना है, इसकी 2 आईज हैं, ठीक है। तो इन सारे कैरेक्टर्स को आपने आइडेंटिफाई किया और आइडेंटिफाई करने के बाद आपको लगा अच्छा इसको हम इंसेक्टा में रख सकते हैं क्योंकि इंसेक्ट है, इसको इंसेक्टा में रखा जा सकता है। तो आपने क्या किया, उस पर्टिकुलर को उठा के इंसेक्टा में रख दिया। तो ये जो प्रोसेस आपने किया इसको हम क्या बोलते हैं, थर्ड प्रोसेस जो है नॉमेनक्लेचर के बाद आपका क्या आता है, दैट इज क्लासिफिकेशन। ये क्या हो गया आपका क्लासिफिकेशन। यानी टैक्सोनॉमी में आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आप 3 प्रोसेस से जाते हैं। सबसे पहले आपका आता है आइडेंटिफिकेशन, फिर आता है नॉमेनक्लेचर, फिर आता है क्लासिफिकेशन। अब ये जब तीनों चीजें कर दी है वो क्या होगा, वो पर्टिकुलर जो एनिमल है उसको आपने एक पर्टिकुलर नाम दे दिया, उसको आइडेंटिफाई कर लिया, करने के बाद उसको एक पर्टिकुलर ग्रुप में भी रख दिया। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक भी कोई दिक्कत आ रही है तो जरूर कमेंट करके मुझे बताएं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को या फिर इवन कमेंट के थ्रू ही आपके उस डाउट को क्लियर कर दूँ। तो टैक्सोनॉमी क्लियर है। टैक्सोनॉमी में क्या करते हैं हम, बेसिकली अरेंजमेंट करते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको अरेंज करना है कि किस क्लास में रखना है, उसका नाम क्या देना है, ठीक है, उसके कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इन चीजों को आप ध्यान में रखते हो, ठीक है। इसके बाद क्या है जो आपको ध्यान रखना है कि जो टैक्सोनॉमी जो टर्म है, ये जो टर्म टैक्सोनॉमी दिया था, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है APD कैंडोल। ध्यान रखेंगे क्या साइंटिस्ट का नाम था, APD कैंडोल। ये साइंटिस्ट का नाम है APD कैंडोल। तो APD कैंडोल ने सबसे पहले उनकी एक बुक थी जिसका नाम था थियरीज एलिमेंट्री डी ला बॉटनी, यानी कि थियरीज ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी, ठीक है।
रशियन वर्ड लैटिन मतलब कि डी वर्ड यूज करते हैं, इसका मतलब दा होता है। तो जो उनकी जो बुक थी थियरीज ऑफ, क्या है बुक का नाम, थियरीज एलिमेंट्री, यार इनके तो नाम भी बड़े अजीब हैं, ELEMAN डी ला बॉटनी, यानी इसका अगर इंग्लिश में बात करें तो थियरीज ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी। तो उस बुक के अंदर इन्होंने क्या है कि ये सबसे पहले टैक्सोनॉमी वर्ड को आइडेंटिफाई किया था, यानी सबसे पहले टैक्सोनॉमी वर्ड को दिया। तो टैक्सोनॉमी वर्ड को देने के बाद नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरे साइंटिस्ट आए, जैसा आपका नाम पता होगा कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने क्या है फिर अपनी क्लासिफिकेशन देनी स्टार्ट की कि कैसे क्लास सिस्टमैटिक। सबसे पहले कैरोलस लीनियस ने क्या एक वर्ड यूज किया, सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक्स का मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म को उनके कैरेक्टर के बेसिस पे मतलब कि आइडेंटिफाई करके उसे एक पर्टिकुलर क्लास में रखना। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक, या बोल सकते हैं सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी उसको एक पर्टिकुलर नाम देना, क्लासिफाई करना और उसको एक पर्टिकुलर ग्रुप में रख देना। तो ये काम किसने किया था, कैरोलस लीनियस ने। तो आगे उसको देखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, जो नेक्स्ट साइंटिस्ट हुए उनका नाम था कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने एक टर्म यूज किया जिसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक्स। जिसको क्या बोलेंगे, सिस्टमैटिक। सबसे पहले ये टर्म इन्होंने यूज किया सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक का मतलब क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके कैरेक्टर के बेसिस पे उसको आइडेंटिफाई करना और आइडेंटिफाई करके उसको किसी पर्टिकुलर क्लास में रखना। इसको उन्होंने सिस्टमैटिक वर्ड यूज किया, ठीक है। तो इसको मतलब क्या है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। इसका मतलब क्या है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। अरेंजमेंट करना उसकी कैरेक्टर के बेसिस पे, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको क्लासिफाई करना। उसके बाद सिस्टमैटिक्स को दो टर्म्स में डिवाइड किया, दो टर्म्स में बांटा गया। तो सबसे पहला जो था ओल्ड सिस्टमैटिक है, इसको ध्यान रखेंगे, ओल्ड सिस्टमैटिक्स। ओल्ड सिस्टमैटिक्स का मतलब क्या होता है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स के बेसिस पे ही डिवाइड किया गया, क्योंकि उस समय इतने ज़्यादा टेक्निक्स डेवलप नहीं थे जिसकी वजह से हम इंटरनल कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते थे। तो ओल्ड सिस्टमैटिक्स में क्या करते थे साइंटिस्ट की, प्लांट या फिर एनिमल बाहर से कैसा दिखता है, हम उसके सेलुलर लेवल पे नहीं जाते थे, सिर्फ उसके एक्सटर्नल अपीयरेंस पे बेसिस करते थे कि एक्सटर्नली वो कैसा दिख रहा है, ठीक है। तो ओल्ड सिस्टमैटिक्स के अंदर हम किसको प्रायोरिटी देते थे, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे क्या है कि हमने प्लांट या एनिमल्स के कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया और आइडेंटिफाई करके उसको पर्टिकुलर किसी भी क्लास के अंदर रख दिया। तो ये सिस्टमैटिक क्या था, ये ज्यादा एप्रोप्रिएट नहीं था, क्योंकि आप एक्सटर्नल कैरेक्टर्स क्या है, कभी कभी किसी के सिमिलर भी शो करते हैं बट वो इंटरनली डिफरेंट होता है। तो इसलिए इससे क्या है, कुछ मिस्टेक्स आने लग गई। तो इस सिस्टमैटिक्स को फिर धीरे धीरे इग्नोर किया गया। तो इसमें क्या करते हैं, ओल्ड सिस्टमैटिक के अंदर हम सिर्फ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी यानी जो बाहर की दिखावट है उसके बेसिस पे हम वर्क कर रहे थे, जैसे कि रूट कैसा है उसका, लीव्स कैसे हैं, फ्लावर कैसा आता है, इन सब कैरेक्टर्स को हमने डिस्कस किया। तो इसको हमने क्या नाम दिया, ओल्ड सिस्टमैटिक्स नाम दिया। ओल्ड सिस्टमैटिक्स के बाद जब जैसे जैसे चीज़ें डेवलप होती गई और एडवांसमेंट आता गया, उसके बाद एक नया टर्म आया जिसको हमने, नए टर्म को क्या बोलते हैं, नियो सिस्टमैटिक्स बोलेंगे। नेक्स्ट जो टर्म हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा नियो सिस्टमैटिक्स। नियो सिस्टमैटिक्स का मतलब क्या होता है कि ये मतलब कि नया सिस्टमैटिक है, यानी सिस्टम मतलब कि अरेंजमेंट की एक नई प्रोसीजर है। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये ओल्ड से एडवांस है, तो एडवांस कैसे आएगा, क्योंकि इसके अंदर हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को भी देख रहे हैं, साथ के साथ हम इंटरनल मॉर्फोलॉजी को भी देख रहे हैं। इंटरनल मॉर्फोलॉजी का मतलब कि सेलुलर लेवल पे जा रहे हैं कि सेल किस तरीके का बना है, टिश्यू किस तरीके के मैच कर रहे हैं। इन चीज़ों को देखने के बाद, अगर इन सब चीज़ों को देख के हम
किसी चीज को क्लासीफाई करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, नियो सिस्टमैटिक्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे पास कितनी, हमारे मतलब लिविंग वर्ल्ड में इतनी डाइवर्सिटी है कि हमने बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे स्पीसीज को आइडेंटिफाई कर लिया है। और नीट में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अब तक कितने नॉन स्पीसीज हैं, तो उसको आपको ध्यान रखना है कि जनरली जो आइडेंटिफाइड है, जो नेम्ड स्पीसीज हैं, वो कितना है 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज हैं जो कि आइडेंटिफाई होके क्लासिफाइड हो चुके हैं, जिनको हमने क्लासिफिकेशन जिनका कर दिया है। तो ये क्या है आपका नियो सिस्टमैटिक्स, इसको हम बोलेंगे। तो आज अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, मतलब टेक्सोनॉमी से स्टार्ट किया, यानी जिसके अंदर हम लॉज पढ़ेंगे अरेंजमेंट के। उसके बाद हमने उसके अंदर वही देखा नियो सिस्टमैटिक, ओल्ड सिस्टमैटिक्स। उसके बाद क्या है कि हम नया जो टर्म देखेंगे आइडेंटिफिकेशन, तो सिंपल सा है कि उसके अंदर हम आइडेंटिफाई करेंगे कैरेक्टर्स के बेसिस पे, चाहे ओल्ड सिस्टमैटिक के बेसिस पे हो, चाहे न्यू सिस्टमैटिक के बेसिस पे हो। नेक्स्ट अब जो हम मूव करने जा रहे हैं वो नया टॉपिक है हमारा क्या, नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है आपका नॉमेनक्लेचर है, यानी जो भी आपने ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया है, अब उसको क्या है पर्टिकुलर नेम देना है, आपको उसका नाम देना है। तो नाम देने के यानी किसी को नामकरण करना है, यानी इसको क्या है, उसके एक पर्टिकुलर क्या नेम हो सकता है साइंटिफिक वैल्यूज के अकॉर्डिंग, उसको एक नेम देने के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, नॉमेनक्लेचर बोलेंगे। तो नॉमेनक्लेचर का एक पर्टिकुलर अपना एक लॉ है, उस लॉज के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो नॉमेनक्लेचर है उसको देने वाले साइंटिस्ट थे गैस्पर्ड बुहीन। गैस्पर्ड बुहीन ने क्या है, सबसे पहले जो टर्म था नॉमेनक्लेचर वो इन्होंने दिया था, ठीक है। बट इससे रिलेटेड क्या रूल्स हो सकते हैं, क्या रेगुलेशंस हो सकती है, इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। तो जो वर्ड है, जो टर्म है नॉमेनक्लेचर, ये दिया था गैस्पर्ड बुहीन ने, ठीक है। बट उसके बाद जो दूसरे साइंटिस्ट आए आपको अच्छे से पता होगा, जिनका नाम था कैरोलस लीनियस। जिनका नाम क्या था, कैरोलस लीनियस ने क्या है, एक नया मतलब कि नामकरण करने की, एक नाम देने के प्रोसेस को उन्होंने जनरेट किया, उससे रिलेटेड रूल बनाया, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या है, बाय का मतलब होता है दो, यानी किसी भी चीज का आप नाम रखोगे उसके अंदर क्या है, दो टर्म का यूज करोगे, वो टर्म क्या होंगे उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, जो कैरोलस लीनियस ने प्लांट के नाम अपने एक अलग बुक में बताए और एनिमल्स के मतलब कि नॉमेनक्लेचर के जो रूल्स है उनको एक अलग मतलब कि बुक के अंदर बताया, ठीक है। जिसमें से क्या है, जो सबसे पहले जो प्लांट्स के नेम है, प्लांट्स के नेम्स के जो रूल हैं उन्होंने एक बुक के अंदर दिया था जिसका नाम था प्लांट्स के नेम के लिए जो उन्होंने जिस बुक के अंदर दिया था वो था स्पीसीज प्लांटेरा, जो कि पब्लिश हुई थी 1 मई 1753। और एनिमल्स के जो नाम था उसको उन्होंने अपने बुक में दिया था सिस्टमा नेचुरी, ठीक है। तो दोबारा देखेंगे जो, और ये जो बुक थी वो अगस्त 1758 में रिलीज हुई थी, यानी कि इससे पहले अगर सपोज करो एनिमल्स के नेम अगर इससे पहले जो दिए गए होंगे, यानी 1757 में, वो सारे के सारे क्या है, रद्द कर दिए जाएंगे, खारिज कर दिए जाएंगे। यानी इसके बाद जो उन्होंने रूल्स दिए उस रूल्स के बेसिस पे ही उसके नाम रखे जाएंगे। प्लांट्स के नाम उन्होंने अपने बुक स्पीसीज प्लांटेरा में दिया था और वो पब्लिश कब हुआ था, 1 मई 1753। यानी इससे पहले जितने भी नाम होंगे प्लांट के, वो सारे के सारे क्या होंगे, इनवैलिड हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले टर्म यूज किया था गैस्पर्ड बुहीन ने, रूल्स दिए थे कैरोलस लीनियस ने, प्लांट्स के लिए अलग रूल थे और एनिमल्स के लिए अलग रूल्स थे। तो क्या क्या रूल्स हैं, उन रूल्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर, यानी इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स और एनिमल्स के नाम रखते समय आपको कौन कौन से रूल्स को फॉलो करने हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास,
रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो प्लांट्स के नाम के लिए एक अलग कमिटी बनी और एनिमल्स के नेम के लिए एक अलग कमिटी बनी। तो प्लांट्स के लिए जो कमिटी बनी उसको हम बोलते हैं ICBN। ICBN का मतलब इंटरनेशनल कोड फॉर बायोलॉजिकल बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। और एक बना ICZN यानी इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इसका मतलब इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर और इसका इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ये दो कमिटीज हैं, इनके बेसिस पे क्या है किसी भी प्लांट या एनिमल्स के नाम को रखने के लिए रूल्स बनाए गए, ठीक है। तो इनमें मेन रूल्स क्या थे? सबसे पहला जो रूल था कि किसी भी एनिमल के अंदर दो नाम होंगे, किसी भी एनिमल या प्लांट के जो नेम होंगे उसके अंदर दो टर्म होगा। पहला नेम होगा उसका जेनेरिक नेम और दूसरा जो पार्ट होगा वो होगा स्पेसिफिक एपिथेट। दो चीज ध्यान रखना है, किसी भी प्लांट या एनिमल के अंदर हम उसका अगर नाम रखते हैं तो उसके अंदर दो टर्म आएंगे, एक आएगा जेनेरिक नेम और एक आएगा स्पेसिफिक एपिथेट। सेकेंड रूल क्या कहता है कि जेनेरिक नेम को हमेशा हम कैपिटल में रखेंगे। जैसे सपोज करो मैंगो की बात करें तो उसका नाम होता है मेंजीफेरा इंडिका। मेंजीफेरा इंडिका। तो जो जेनेरिक नेम है वो ये है मेंजीफेरा और स्पेसिफिक एपिथेट क्या है? इंडिका। तो जो हम जेनेरिक नेम लिखेंगे वो ऑलवेज कैपिटल लेटर्स में होगा और स्पेसिफिक एपिथेट हमेशा स्मॉल लेटर में होगा, ठीक है। उसके बाद अगर सपोज करो इसके साथ अगर हमें कोई साइंटिस्ट का नाम लिखना है, जैसे सपोज करो लीनियस लिखना है कि लीनियस ने इसको डिस्कवर किया था, तो उसका नाम कैपिटल में लिखेंगे, उसको स्मॉल में नहीं लिखेंगे और उसके रोमन लेटर्स में लिख देंगे शॉर्ट में। तो मेंजीफेरा इंडिका लिन, लिन का मतलब यहाँ पे लीनियस ने डिस्कवर किया है। उसके बाद क्या है कि जब भी हम नाम लिखते हैं तो इनको क्या करेंगे? इटैलिक में लिखेंगे, यानी जब भी ये प्रिंट होकर बाहर आएगा तो उसको हमें अंडरलाइन नहीं खींचने, क्या करेंगे? इसको सिंपल इटैलिक में लिखेंगे, थोड़ा तिरछा कर देंगे। सेकंड रूल क्या है कि जो भी ये नाम आएगा उसको हम किस में लिखेंगे? इटैलिक में लिखेंगे। सेकंड रूल क्या होगा? नेम शुड बी रिटन इन इटैलिक, रिटन इन इटैलिक, इसको इटैलिक में लिखेंगे। उसके बाद क्या है, प्लांट्स के नेम में टॉटोनिमस वैलिड नहीं है। टॉटोनिम्स आर नॉट वैलिड इन प्लांट्स, यानी प्लांट के नेम में टोटोनिम्स वैलिड नहीं है। टोटोनिम्स का मतलब कि मेंजीफेरा मेंजीफेरा नहीं लिख सकते, मेंजीफेरा मेंजीफेरा ये प्लांट्स के नेम में नहीं लिख सकते, बट एनिमल्स के नेम में ये टोटोनिम्स वैलिड होते हैं। जैसे सपोज कीजिए कोई एनिमल है, सांप है, जैसे कोबरा है, उसको क्या बोलते हैं? नाजा नाजा, नाजा नाजा। तो इसमें क्या है, इसमें आप टोटोनिम्स मतलब कि लगा सकते हैं, बट तो ये ध्यान रखना है मेंजीफेरा इंडिका कि इटैलिक में लिखा होना चाहिए। टोटोनिम्स प्लांट में वैलिड नहीं है, एनिमल्स के अंदर वैलिड होते हैं। और अगर साइंटिस्ट का नाम लिखना होता है तो उसको कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं। ये जेनेरिक नेम कैपिटल में होगा, स्पेसिफिक एपिथेट मतलब कि आपका स्मॉल में होगा और साइंटिस्ट का नाम कैपिटल में होगा, ठीक है। तो ये तो था आपका बायनोमियल नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट बात करते हैं ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में। तो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? क्योंकि जब क्या है कुछ मतलब किसी प्लांट की स्पीसीज ऐसी होती हैं जिनका जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट सेम होता है। जैसे सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे क्या है, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट इन सबका सेम ही है। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, जब सबका सेम हो तो उनके बीच में आइडेंटिफाई करने के लिए हम फिर ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर रखते हैं। यानी इसमें क्या है, नाम में क्या होंगे? 3 टर्म्स होंगे। पहला आएगा जेनेरिक नेम, स्पेसिफिक एपिथेट और सब स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। क्या है? सब स्पेसिफिक एपिथेट है।
तो जैसे ब्रेसिका ओल्डेशिया बोट्राइटिस जिसको कैलीफ्लावर बोलते हैं, ब्रेसिका ओल्डेशिया कैपिटाटा कैबिज हो गया, और ब्रेसिका ओल्डेशिया कोलियोरापा ये क्या हो गया, नॉलकोल हो गया। तो इसमें क्या है, जब जनरली जिनके जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट सेम होते हैं तो उनके बीच में आइडेंटिफाई करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। तो होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और अभी तक आपका कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपका कमेंट में ही सॉल्यूशन करने की कोशिश करूंगा। और अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक आवर वीडियो। थैंक यू।